नमस्ते दोस्तों, आज हम अनुपमा के उस एपिसोड की बात करेंगे जिसने फिल्म सिटी के गलियारों में सन्नाटा फैला दिया है। मैं अभी अभी सेट से आ रही हूँ और यकीन मानिए कैमरे के पीछे का तनाव कैमरे के सामने चल रहे ड्रामे से कहीं ज्यादा गहरा था। आज की कहानी केवल एक गिरफ्तारी या एक साजिश की नहीं है, बल्कि यह कहानी है भरोसे के खून और रिश्तों के बदलते समीकरणों की। फिल्म सिटी में कहावत है, पिक्चर अभी बाकी है, और आज के एपिसोड ने इस कहावत को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। शाह परिवार और कोठारी परिवार के बीच की यह जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कहानी की शुरुआत एक डिजिटल विस्फोट से होती है, जिसने शाह हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया। परी और ईशानी के हाथों में वह फोन एक टाइम बम बनकर फट पड़ा। स्क्रीन पर चल रही बा और अंश की गिरफ्तारी की वीडियो ने इन बच्चियों के मासूम चेहरों पर खौफ लिख दिया था। जिस तरह से पुलिस वैन में बा को बैठाया जा रहा था, वह दृश्य किसी भी पोते पोती के लिए एक बुरे सपने जैसा था। ईशानी की घबराहट और परी का डर यह साफ बता रहा था कि बड़ों की लड़ाई का असर अब बच्चों की मानसिकता पर पड़ने लगा है। लेकिन इस पूरे तमाशे का रिमोट कंट्रोल जिस शख्स के हाथ में था, वह अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठकर जश्न मना रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौतम की। गौतम का किरदार अब सिर्फ ग्रे नहीं, बल्कि पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। शराब का गिलास हाथ में लिए, चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में बदले की आग लिए वह बार बार वीडियो को रिवाइंड करता था, जैसे उसे बाकी बेप्सी और अंश के गुस्से में सुकून मिल रहा हो। उसके डायलॉग, प्रार्थना तुम्हें अपने पति पर बहुत भरोसा था ना? देखो बेचारे की कंपनी खुलते ही बंद हो गई। न केवल प्रार्थना के लिए, बल्कि हर उस औरत के लिए चुनौती बन गए थे जो अपने पति पर विश्वास करती है। गौतम की नफरत अब अंश के करियर को खत्म करने तक सीमित नहीं थी। वह चाहता था कि अंश जीवन भर न तो बिजनेस कर सके और न ही कोई नौकरी। और इस साजिश में उसने एक बुजुर्ग महिला बा को भी नहीं बख्शा। उसका यह अहंकार, इस बार तुम्हारी अनुपमा, तुम्हारी सुपर वुमन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, साफ दिखाता था कि वह अनुपमा की ताकत को चुनौती दे रहा था। इतिहास गवाह है कि जब भी अनुपमा को ललकारा गया है, उसने पलटवार जरूर किया है। इधर पुलिस स्टेशन का माहौल बेहद सख्त था। इंस्पेक्टर का रवैया अपमानजनक और कठोर था। वह यह कहते हुए दिखा कि आप लोगों के खाने से कई लोगों की तबीयत खराब हुई है, केस मीडिया में है। यह बात बाव रंज के लिए शारीरिक चोट से भी ज्यादा गहरा घाव थी। बाजू, जो हमेशा अपनी इज्जत और समाज में अपनी नाक की परवाह करती हैं, आज एक अपराधी की तरह पुलिस के सामने खड़ी थी। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब अनुपमा वहां पहुंचती है। अनुपमा की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी है। शूटिंग के दौरान रूपपाली जी ने इस थकान को इतनी बखूबी से निभाया कि हम सभी को लगा कि उन्हें सच में चक्कर आ रहे हैं। वह लड़खड़ाती हुई गिरने ही वाली थी कि तभी रजनी की एंट्री होती है। रजनी की एंट्री किसी मास हीरो से कम नहीं थी। उसने अनुपमा को संभालते हुए पुलिस की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने पूरे सीन का तापमान बदल दिया। रजनी ने साफ कर दिया कि वह यहाँ सिर्फ एक वकील बनकर नहीं, बल्कि एक दोस्त और ढाल बनकर आई है। उसका डायलॉग, कुर्सी बचाना मेरा पेशा है और दोस्त को बचाना मेरा फर्ज, आने वाले दिनों में सभी की जुबान पर होने वाला था। रजनी ने आते ही पुलिस स्टेशन को अदालत में तब्दील कर दिया। उसने पुलिस को अपना काम सिखाया और साबित किया कि असली इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। वह उन दो लोगों को साथ लेकर आई थी जिन्होंने असली खेल खेला था, वह आदमी और औरत जिन्होंने पैसों के लालच में आकर कोठारी एम्पायर के इशारे पर बासी खाना सप्लाई किया था। जब अनुपमा उनके सामने आई, तो सभी ने अनुपमा की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस समय गुस्सा करता, चीखता, चिल्लाता, लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है। उनका दिल इतना विशाल है कि उसमें अपने दुश्मनों के लिए भी जगह है। उन्होंने हाथ जोड़कर उन दोनों से पूछा, अगर आपको गुस्सा था तो मुझ पर निकालते, उन मासूमों की जान जोखिम में क्यों डाली? अनुपमा की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि पीड़ा थी। जब उस महिला ने कहा कि हमें भी अपना पेट पालना था, आपकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो अनुपमा ने पलटकर उन्हें फटकारने के बजाय उनसे माफी मांगी।
यह सीन इतना भावुक था कि सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। अनुपमा ने कहा कि उसकी एक छोटी सी गलती ने कितनों का रोजगार छीन लिया। यह सोचकर उसे तकलीफ हो रही थी। रजनी ने पुलिस प्रशासन की भी क्लास लगाई, यह साबित करते हुए कि बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे इज्जतदार लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। अब कैमरा घुमाकर हम कोठारी हाउस की ओर बढ़ते हैं, जहां एक अलग तरह का साइकोलॉजिकल ड्रामा चल रहा था। राही, जो अब तक थोड़ी बागी नजर आती थी, आज उसने साबित कर दिया कि उसके अंदर अनुपमा का खून दौड़ रहा है। उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की थी। उसने पराग और पूरे कोठारी परिवार के सामने असली और नकली प्रोडक्ट का फर्क बारीकी से समझाया। राही ने सास से कहा, बांज का ब्रांड इतना बड़ा नहीं है कि कोई उसे बदनाम करने के लिए इतनी मेहनत करे। यह साजिश सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि उनके जरिए किसी और पर निशाना साधने के लिए थी। राही का इशारा साफ तौर पर गौतम की ओर था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, माही का अंधापन। माही, जो अपनी बहन राही से एक अजीब सी होड़ में लगी थी, वह सच को देखने के लिए तैयार नहीं थी। जब राही ने गौतम पर शक जताया, तो माही ने जिस तरह से उसका बचाव किया, वह प्यार नहीं, बल्कि पागलपन लग रहा था। माही का डायलॉग, मुझे गौतम पर शक नहीं, यकीन है, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अंश को सबक मिलना चाहिए। यह साफ दिखाता था कि माही की इनसिक्योरिटी कितनी बढ़ चुकी है। उसे लगता था कि राही को हमेशा सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और अब वह गौतम और अपने ससुराल को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, चाहे इसके लिए उसे सच का गला ही क्यों न घोटना पड़े। मोटी बा का रोल भी अहम था। वह जिस तरह से गौतम को डिफेंड कर रही थी और राही को चुप करा रही थी, यह साफ दिखा रहा था कि अब कोठारी हाउस में सच बोलने वालों के लिए जगह कम होती जा रही थी। वहीं शाह हाउस में मातम छाया हुआ था। बाबूजी की हालत देखकर पत्थर भी पिघल जाएं। एक बुजुर्ग पति, जिसकी पत्नी उम्र के इस पड़ाव पर जेल में हो, वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। किंजल और पाखी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाबूजी का दर्द गहरा था। उनका वह संवाद, लीला ने पहली बार अपने लिए कुछ करने की सोची थी, बच्चों की तरह खुश थी, सपने देखे थे। यह लाइन दिल को चीर देती थी। यह सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, यह लीला की उस हौसले की हत्या थी जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। बाबूजी का कान्हा जी से वह सवाल, सुख ठहरता क्यों नहीं और दुख बीतता क्यों नहीं, यह सवाल उस हर दर्शक का था जो अनुपमा और उसके परिवार को सालों से संघर्ष करते हुए देख रहा था। तोशु, जो हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आता है, यहाँ भी वही कर रहा था। वह कोठारी परिवार पर चिल्ला रहा था, बदला लेने की बात कर रहा था, लेकिन उसके पास इसका कोई समाधान नहीं था। वह यह भूल गया था कि अब वक्त बदला लेने का नहीं, बल्कि बा और अंश को बाहर निकालने का है। किंजल की समझदारी ने फिर एक बार काम किया और उसने तोशु को शांत कराकर सही दिशा में सोचने को कहा। वापस चलते हैं पुलिस स्टेशन, जहां रजनी ने अपनी कानूनी दावपेच से इंस्पेक्टर को बैकफुट पर ला दिया था। सबूत सामने थे, असली गुनहगार पकड़े जा चुके थे, लेकिन गौतम का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। गौतम, जो अपनी हार को जीत में बदलने का हुनर जानता है, ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। उसने इंस्पेक्टर को फोन करके साफ निर्देश दिए कि बा और अंश को बेल नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें पूरी रात लॉकअप में ही रखना होगा। यह सीन यह दिखाता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है और गौतम जैसे लोग किस तरह से कानून को अपनी जेब में रखते हैं। इंस्पेक्टर, जो कुछ देर पहले माफी मांग रही थी, अचानक बदल गई। जब अनुपमा का फोन तोशु के पास आया, तो एक माँ और एक बहू का दर्द छलक पड़ा। अनुपमा को अपनी चिंता नहीं थी, वह जानती थी कि बा की चिंता करनी चाहिए। वह जानती थी कि उम्र के कारण बा को रात में बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। लॉकअप की गंदगी और असुविधा बा की तबीयत खराब कर सकती थी। अनुपमा का तोशु से यह पूछना, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, उसकी लाचारी को दर्शाता है। तोशु का जवाब, मैं कोशिश कर रहा हूँ, खोखला लगता है, क्योंकि हम जानते हैं
कि वह सिस्टम के आगे बेबस है। रजनी अनुपमा को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अनुपमा को संभाला और वादा किया कि वह कुछ न कुछ जरूर करेगी। कहानी में राही और प्रेम का एंगल एक ताजे हवा के झोंके जैसा था। जब बड़ों की राजनीति और साजिशें चल रही थी, तब यह दोनों युवा सच का साथ देने के लिए निकल पड़े। लेकिन मोटी बा, जो पुरानी रंजिशों की दीवार बनकर खड़ी थी, ने उन्हें रोक दिया। मोटी बा ने यह कहा, तुम परायों की मदद करने जा रहे हो, जो गलत है, और राही को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने निडरता से जवाब दिया, ना तो वे पराये हैं और ना ही वे गलत है। यह नई पीढ़ी की सोच को दर्शाता है, जो पुराने झगड़ों को ढोने के बजाय न्याय का साथ देना पसंद करती है। प्रेम का लीगल नॉलेज यहाँ एक उम्मीद की किरण लेकर आया। उसने बताया कि बिना लैब रिपोर्ट के पुलिस किसी को भी हिरासत में नहीं रख सकती। यह एक ऐसा पॉइंट था जिसने गौतम को घबरा दिया। गौतम ने बीच में कूदते हुए यह कहा, प्रार्थना का चेहरा सबसे बड़ा सबूत है, और उसकी हताशा को दिखाया। उसे डर था कि अगर राही और प्रेम वहां पहुंच गए और सच सामने आ गया तो प्रार्थना उसे कभी माफ नहीं करेगी। राही ने सीधे गौतम की आंखों में देखकर कहा, यह पुलिस कंप्लेंट भी तुमने ही करवाई है, और गौतम की चुप्पी ने उस आरोप पर मोहर लगा दी। आखिरकार रजनी की मेहनत और कानून की ताकत के आगे इंस्पेक्टर को झुकना पड़ा। बा और अंश को रिहा कर दिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्हें अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचने दिया गया। यह एक आधी अधूरी जीत थी। जब बा और अंश ऑटो में घर जा रहे थे, तो वह सीन बेहद मार्मिक था। अनुपमा वीडियो कॉल पर बा को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बा अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। एक ऐसी औरत जिसने पूरी जिंदगी सर उठाकर जिया था, आज वह अपने ही परिवार से नजरें चुरा रही थी। बा के गालों पर बहते आंसू और उनकी खामोशी बता रहे थे कि वह अंदर से कितना टूट चुकी है। अनुपमा ने तोशु से फिर यह सवाल किया, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा? उसकी लाचारी को और ज्यादा महसूस कराया। तोशु का जवाब, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर से खोखला लगता है क्योंकि वह जानता है कि वह सिस्टम के आगे पूरी तरह से बेबस है। रजनी अनुपमा को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, और उसने अनुपमा को संभालते हुए वादा किया कि वह कुछ न कुछ जरूर करेगी। कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब आता है। इस पूरे एपिसोड का सबसे खूबसूरत और पावरफुल हिस्सा अब आता है। अनुपमा सेट पर पहुंचती है। वही सेट जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था, जहां उसे अपमानित किया गया था। लेकिन आज वहां का नजारा बदला हुआ था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, जो कल तक अनुपमा को दोषी मान रहे थे, आज सर झुकाए खड़े थे। यह सीन हमें सिखाता है कि अगर आप सच्चे हैं, तो दुनिया को आपके कदमों में झुकना ही पड़ता है। डायरेक्टर ने सबके सामने अनुपमा से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब हुआ जब एक नए एड शूट की बात हुई। स्वाद माँ के हाथ का डायरेक्टर ने ईशानी को रोल दिया, लेकिन जब अनुपमा ने ईशानी को अपने हाथों से खाना खिलाया, तो वह सीन इतना नेचुरल और इमोशनल बन गया कि सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। डायरेक्टर को एहसास हुआ कि इस एड की असली जान ईशानी नहीं, बल्कि अनुपमा है। उसने वहीं उसी वक्त अनुपमा को हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। यह है अनुपमा की असली ताकत। जहां उसे अपमानित करने की कोशिश की गई, वहीं से वह एक नए अवतार में एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। जो लोग उसे एक साधारण औरत समझते थे, आज वही लोग उसे स्टार मान रहे हैं। फिल्म सिटी में इस एपिसोड के बाद जो चर्चा है, वह यह है कि अब अनुपमा का सफर सिर्फ एक गृहिणी या बिजनेस वूमन का नहीं, बल्कि एक सेलिब्रिटी बनने का होगा। ईशानी और अनुपमा की यह जोड़ी स्क्रीन पर आग लगाने वाली है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गौतम अभी शांत नहीं बैठा है। उसकी हार उसे और ज्यादा खतरनाक बना देगी। राही को अब पक्का यकीन हो गया है कि यह सब गौतम का किया धरा है और प्रेम उसका साथ दे रहा है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे राही और प्रेम मिलकर सबूत जुटाएंगे। वह लैब रिपोर्ट, जिसका जिक्र प्रेम ने किया था, इस केस की चाबी साबित होगी।
सपना की इनसाइडर रिपोर्ट यह भी बताती है कि आने वाले दिनों में कोठारी हाउस और शाह हाउस के बीच की दीवारें और ऊंची होंगी, लेकिन कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे। माही का अंधा प्यार उसके लिए ही गड्ढा खोदेगा, जबकि राही की समझदारी उसे परिवार की नई मुखिया के रूप में स्थापित कर सकती है। और बा का यह अपमान अनुपमा के लिए एक नई अग्नि परीक्षा साबित होगा। वह चुप नहीं बैठेगी। वह अपने प्रोडक्ट की साख वापस लाएगी और उन लोगों के मुंह बंद करेगी जिन्होंने आज उन पर उंगली उठाई है। यह कहानी अब सिर्फ सही और गलत की नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। गौतम एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि शाह परिवार फ्रॉड है, जबकि अनुपमा अपने कर्मों से यह साबित कर रही है कि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। रजनी का किरदार आगे चलकर और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसकी पॉलिटिकल पावर और अनुपमा की नैतिक शक्ति जब मिलेगी तो गौतम जैसे कई विलेन धूल चाटते नजर आएंगे। आज के एपिसोड ने यह भी दिखाया कि कैसे एक औरत जब ठान ले तो वह अपने अपमान को अपने सम्मान में बदल सकती है। अनुपमा का यह नया सफर, जहां वह अब एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाएगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या स्टारडम अनुपमा को बदल देगा?